नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक बेहद खास मेहमान, सीधे इनको मैं ब्रिटेन से मैंने बुलाया है अपने चैनल पर। और हम जानने वाले हैं, बहुत एक अच्छा टॉपिक है आज कि अनुरंजन जी से हम जानने वाले हैं बहुत सारी चीज़ें। वो टॉपिक है कि स्कॉटलैंड और ब्रिटेन और बहुत कुछ चल रहा है, और 1947 में जो भारत में ब्रिटेन ने किया, अब वो ब्रिटेन के साथ होने वाला है। तो इस पर हम बात करेंगे। अनुरंजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डिफेंस डिटेक्टिव पर। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आपका डिफेंस डिटेक्टिव। हम लोग देखते रहते हैं ब्रिटेन में भी बैठकर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर ये बताइए कि 1947 में भारत में जो हुआ कि भारत आजाद हुआ और पाकिस्तान नाम का एक नया देश बना। एक मुसलमान ने अलग देश की मांग की थी, मोहम्मद अली जिन्ना। उन्होंने कहा जी कि मुसलमानों के लिए हमें एक अलग जमीन का टुकड़ा चाहिए, एक अलग देश चाहिए। तो उनकी वजह से बंटवारा हो गया, पाकिस्तान नाम का एक अलग देश बन गया। अब समय का चक्र जो है वो एक बार फिर घूमा है, और स्थिति वैसी ही बन रही है, लेकिन इस बार वो जगह भारत नहीं है, ब्रिटेन है। ग्रेट ब्रिटेन के अंदर आता है स्कॉटलैंड, और वहां के फर्स्ट मिनिस्टर हैं हमजा यूसुफ साहब, जो कि पाकिस्तानी मूल के हैं। और वो कह रहे हैं कि जी हमें तो स्कॉटलैंड को अलग करना है ब्रिटेन से। तो ऐसा क्यों चाहते हैं हम हमजा यूसुफ? देखिए, एक आलोक क्या है कि ब्रिटेन में ब्रिटेन 4 राज्यों का फिलहाल एक समुच्चय है। एक 4 राज्य मिला करके ब्रिटेन बनता है, जो मौजूदा ब्रिटेन की तस्वीर है। पहले इसमें एक राज्य था आयरलैंड, जो 1707 में जुड़ा एक तरीके से। स्कॉटलैंड आया था ब्रिटेन के साथ। 1800 में आयरलैंड आया, और 1922 में ऐसा हुआ कि आयरलैंड का एक बड़ा हिस्सा अलग हो गया, तो एक नॉर्दर्न आयरलैंड रह गया इनके साथ। नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, ये 4 स्टेट मिला करके मौजूदा जो ग्रेट ब्रिटेन जिसको हम कहते हैं, जिसका पूरा नाम यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड है, तो ये मौजूदा स्थिति है। अब देखिए, इसमें जैसे 47 में भाषा और धर्म के आधार पर एक बंटवारा हुआ हिंदुस्तान का, जिसमें पाकिस्तान एक देश बना, जिसमें मुख्य तौर पे ये था कि मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान में वो जगह नहीं दिख रही थी जिन्ना को, तो उन्होंने कहा कि हम एक अलग देश चाहते हैं। हिंदुस्तान सेकुलर रहा और एक इस्लामिक कंट्री के तौर पर बन गया पाकिस्तान। यहाँ क्या है कि ये जो 4 राज्य हैं, इन चारों राज्यों में एक एक चीज पर अलग अलग हैं ये राज्य, और वो है भाषा। धर्म तो सबका क्रिश्चियन है, क्रिश्चियनिटी इनका मूल धर्म है, लेकिन भाषा के आधार पर जैसे इंग्लैंड में अंग्रेजी मूल भाषा है इनकी, स्कॉटलैंड में स्कॉटिश, उसी तरीके से आयरलैंड में आयरिश और वेल्स में वेल्स इनकी एक मूल भाषा है। अंग्रेजी इनकी सेकेंडरी भाषा हो जाती है बाकी स्टेट्स में। हालांकि सब अंग्रेजी में ही बात करते हैं, लेकिन उनकी अपनी एक भाषा भी है। अब ये है कि ब्रिटेन के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि तकरीबन 50 देशों की आज़ादी का एक कारण है। जैसे हम लोग 15 अगस्त को अपने स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, वैसे तकरीबन 50 देश हैं दुनिया में जो आज़ादी का महोत्सव मनाते हैं, जिसका मूल कारण ब्रिटेन है। ब्रिटेन की कोई आज़ादी का दिन नहीं है, इनका कोई इंडिपेंडेंस डे नहीं होता है। ये पूरी दुनिया पर शासन करते रहे। अब स्थिति ये आगे बन गई कि जो भाषा के आधार पर ये जो स्टेट्स हैं, ये बीच-बीच में अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं। और इसमें मुख्य तौर पे ज़्यादा आवाज़ उठती है स्कॉटलैंड से, उसके बाद दूसरे नंबर पे नॉर्दर्न आयरलैंड से भी। चूँकि नॉर्दर्न आयरलैंड की आवाज़ उठती इसलिए कि आयरलैंड उसको पुश करता है कि भई तुम हमारे हिस्से में आ जाओ, तुम हमारे हिस्से से टूटे हुए थे, तुम इधर आ जाओ। और वेल्स आवाज़ नहीं उठाता, कभी-कभार बीच में होती है बातचीत। तो क्या परिस्थिति ऐसी बन रही है कि स्कॉटलैंड, जैसे पहले भी स्कॉटलैंड में आवाज़ उठती थी, अब भाषा और धर्म के आधार पर अगर बंटवारे होते हैं, उसमें मूल इनका जो ज़ोर है, वो है भाषा के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर कि भई हम अलग लोग हैं, हम थोड़ा-सा अ, थोड़ा इलाका भी उनका अलग होता है, तो हम अलग लोग हैं और हम चाहते हैं कि हमको एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पे माना जाए। पुरानी ठीक है, इतने दिनों तक हम साथ रहे, लेकिन हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पे चाहते हैं। और पिछले कुछ सालों में धीरे-धीरे चीज़ें बदली भी हैं। जी, आरोप।
अनुरंजन जी, जहाँ तक मुझे याद है कि 2014 में भी रेफरेंडम कराने की मांग उठी थी। तो रेफरेंडम हुआ था क्या 2014 में। हुआ था? हम्म। तो देखिए क्या क्या नतीजा है क्या कि रहा था उसका? 2014 में रेफरेंडम हुआ और उस रेफरेंडम में 45% लोगों ने स्कॉटलैंड में कहा कि हम अलग राज्य चाहते हैं, अलग देश चाहते हैं, और 55% लोगों ने कहा कि हम ब्रिटेन के साथ रहना चाहते हैं। तो रेफरेंडम खत्म हो गया। संविधान में नहीं लिखा है यहाँ के, लेकिन मुख्य तौर पे कुछ नियम कानून बने हैं जिसके हिसाब से आप 10 सालों में, मतलब रेफरेंडम दोबारा आप 10 सालों के अंदर नहीं कर सकते। तो अब वो दोबारा रेफरेंडम की बात इसलिए भी उठ रही है कि वो 24 में 10 साल वो पूरे हो रहे हैं कि 24 में, तो फिर पता चला कि वो रेफरेंडम कराया जा सकता है, ये बात उठ रही है। लेकिन रेफरेंडम के पीछे बहुत सारे लॉजिक हैं और उसके सफल असफल होने के बहुत सारे कारण हैं। तो उसको थोड़ा विस्तार से समझना होगा कि आखिर देखिए, किसी भी देश की जब हम बात करते हैं आलोक, तो उसमें ध्यान देना होता है कि उसकी अर्थव्यवस्था किस चीज पर टिकी है, तो वो आर्थिक परिस्थितियां क्या हैं। अब स्कॉटलैंड जो उत्पादन करता है, उस उत्पादन का लगभग 65% प्रोडक्शन का जो सामान खपता है, वो इंग्लैंड और वेल्स में खपता है और कुछ आयरलैंड में चला जाता है। तो अब अगर किसी भी स्कॉटिश प्रोडक्शन का, और वैसे भी हम जानते हैं कि स्कॉटलैंड में जो ग्लासगो है वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की सबसे बड़ी जगह में से एक है। हालांकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत इंग्लैंड में हुई, जो पहला आयरन कास्ट ब्रिज बना 1761 में शायद। तो उसके बाद जो पूरा दौर आया, तो स्कॉटलैंड में जो ग्लासगो है वो एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का एक सेंटर है, बहुत मतलब सारा औद्योगिक क्रांति वहीं से शुरू होती है। तो अब उसके बाद जब उसके उत्पादन का 65% हिस्सा अगर इन दो राज्यों में खप जा रहा हो, तो उनकी अर्थव्यवस्था भी तो हिलेगी। अगर मान लीजिए कि कल को आप अलग हो गए और कल को इंग्लैंड ने कहा कि नहीं जी, हम आपसे सामान नहीं लेंगे, हम अब खुद से बना लेंगे, हम इंडिया से ले लेंगे, कुछ भी हो सकता है ना। भाई, भारत भी तो बाजार इतना बड़ा हो गया है कि आज की तारीख में ब्रिटेन या यूरोप के दूसरे हिस्से या कोई भी बड़ा मुल्क जो अपने आप को बहुत बड़ा मुल्क समझता भी हो, वो भी इंडिया से दूरी बना के रहने की स्थिति में नहीं है, चूंकि बाजार बहुत बड़ा है। जी, ये बात बिल्कुल सही कही आपने। और एक शायद अभी हाल में कोई सर्वे भी हुआ था, उसमें भी करीब-करीब यही जो था आपने बताया ना 2014 वाला, तो उसमें भी वही था कि 44% लोगों ने कहा कि हाँ जी, हम इंडिपेंडेंस चाहते हैं, 56 ने कहा कि जी, हम नहीं चाहते हैं। अच्छा, मैं वापस आता हूँ ज़रा हमज़ा यूसुफ पर। हमज़ा यूसुफ के बारे में बताइए, क्या इनका कोई मोहम्मद अली जिन्ना से इनका संबंध है? देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना से सीधा संबंध तो हम नहीं जोड़ सकते, लेकिन संबंध तो है ही। वो कैसे है मैं बता रहा हूँ। देखिए, हमजा का परिवार लखनऊ से आता है। जब भारत था, मतलब जो हिंदुस्तान था उस समय, लेकिन उनके दादा परदादा जो लोग थे उस वक्त, वो लोग जिन्ना के समर्थक थे और जिन्ना के साथ हम कदम थे, एक तरीके से आप कह सकते हैं, क्योंकि अलग मुल्क की मांग में वो लोग जिन्ना के साथ थे। आप देखिए, हिंदुस्तान में आज भी पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हैं, अगर आप देखें तो। हमारी चूंकि बहुत सारे लोग चले गए, जिन्ना ने जो सोचा था कि मुसलमान, देखिए मैं ये आज नहीं कह सकता कि सारे मुसलमानों को चले जाना चाहिए और क्यों नहीं चले गए, क्योंकि वो इतिहास की बात है और वो हुआ नहीं। लेकिन जिन्ना ने जो कोशिश की थी, वो तो यही कोशिश की थी ना कि भैया हम धर्म के आधार पे हम अलग हो जाएंगे, हमको एक अलग मुल्क चाहिए, क्योंकि हमारे लिए यहाँ कुछ नहीं है। उनको लगा कि पिछले काफ़ी सालों में, पिछले 25, 30, 40 सालों में उन्होंने जो ब्रिटिश इंडियन जो थे, उसमें ब्रिटिश पूरे साम्राज्य में देखा कि मुसलमानों को वो जगह नहीं मिल रही थी। उनको अल्पसंख्यक के तौर पर वो ट्रीटमेंट मिल रहा था। मतलब सिपाही प्रॉपर नहीं बन पा रहे हैं, फौज में नहीं जा पा रहे हैं, सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही। जो ब्रिटिश इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, इंडिपेंडेंट में से तो कोई बात ही नहीं थी। ब्रिटिश इंडिया में भी जितनी जरूरत उनको होती होगी, शायद वो नहीं मिल रही थी। अब इसके पीछे ब्रिटिशर्स की पॉलिसी पहले से चली आ रही थी कि जब आएगा, जिस दिन हमको हिंदुस्तान को छोड़ना होगा उस दिन हम बांट देंगे। तब तो फिर कहानी ही अलग है, फिर तो ये सोच ही हमारी उस दिशा में जाती है। लेकिन तो हमजा यूसुफ का परिवार, उनके पूर्वज बिल्कुल जिन्ना के हम कदम थे।
और जब जिन्ना पाकिस्तान बनाए और वो चले गए, तो फिर उनका परिवार भी चला गया। आप देखिए कि उनका परिवार हिंदुस्तान में नहीं रहा। जैसे बहुत सारे लोग जो उस वक़्त आज भी हैं ना, आज भी बहुत सारे मुसलमान तो हमारे देश में हैं ना, हमारे ही तो हिस्से हैं वो। तो वो नहीं गए, यानी उन्होंने देखा कि भविष्य हमारा बेहतर वहाँ नहीं है। और कुछ हिंदू भी चले गए, जो उस हिस्से में जिस लाहौर में या पंजाब में या जो पूरा हिस्सा था, जिस हिस्से में हिंदू रहते थे, वो चले गए। अब उनकी क्या परिस्थिति है, वो एक अलग चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन ये लोग वो थे, हमजा यूसुफ का परिवार, जो धर्म के नाम पर एक अलग देश की मांग उस वक़्त करता था। हमजा यूसुफ के परदादा उनके हमकदम थे और वो लोग चले गए, एक अलग देश बनाने की मांग तो उन्होंने की ही थी। जी, तो अब जो हमजा यूसुफ जो जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, स्कॉटिश नेशनल पार्टी, तो वो पार्टी किस आधार पर अलग देश मांग रही है? मतलब चलिए, जिन्ना ने तो धर्म के आधार पर मांगा, तो हमजा जो है वो किस आधार पर मांग रहे हैं देश अलग? हाँ, ये बड़ा दिलचस्प है और ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, जो एसएनपी है, जो बड़ी पार्टी है वहाँ की, स्कॉटिश नेशनल पार्टी जो भी है, एक चीज़ बीच में बदलाव ये हुआ आलोक कि 1997 में एक बार और रेफरेंडम हुआ था, 2014 से पहले। और जब 1997 में रेफरेंडम हुआ तो अलग देश के लिए नहीं हुआ। उस समय बात ये उठी कि हमको एक अलग पार्लियामेंट दे दो। चूँकि ब्रिटिश पार्लियामेंट लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स 2 इनके हैं, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा, लोकसभा है। तो हाउस ऑफ कॉमन्स से वो बाहर निकल के उन्होंने कहा कि नहीं, हमें एक ब्रिटिश पार्लियामेंट से अलग चाहिए पार्लियामेंट। तो उसके लिए रेफरेंडम हुआ और उस रेफरेंडम में उनकी जीत हुई 97 में। तो जो उनकी जीत हुई तो तय हुआ कि एक पार्लियामेंट, स्कॉटिश पार्लियामेंट बनेगा। स्कॉटिश पार्लियामेंट 1999 में बन गया और एडिनबरा में है वो पार्लियामेंट बना, उसको सुचारू रूप से चलने दिया गया। अब उसको कुछ अधिकार दिए गए। जैसे हमारे यहाँ आप देखिए स्टेट्स हैं, मान लीजिए हम 30 राज्यों की अगर हम बात करें मुख्य तौर पे हिंदुस्तान में, तो हर स्टेट्स को कुछ राइट्स मिलते हैं कि वो अपने अपने कुछ फैसले ले सकता है ना? स्थानीय जैसे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हिंदुस्तान में भी कि जो सीधे केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, चाहे वो डिफेंस है या विदेश नीति है या इवन रेलवे है, पोस्ट ऑफिस है, टेलीग्राम जो भी चलता था या आज भी जो चल रहा है, तो ये सब चीज़ें क्या है, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करता है। लेकिन स्टेट के पास अपनी-अपनी चीज़ें, सड़क बना सकते हैं, आप पानी का इंतज़ाम कर सकते हैं, आप अपना वित्त मंत्रालय सँभाल सकते हैं, ये हम स्टेट्स को देते हैं। तो लॉ ठीक ऑर्डर के उसी बारे में तरीके भी है कि भाई लॉ या कोई कानून बनाना तो वो भी लॉ, अपना कर सकते हैं कुछ। हाँ, वो अपना लॉ बना सकते हैं। तो अब ये इस तरीके से हमने यहाँ भी देखा कि स्कॉटिश पार्लियामेंट को अधिकार दिए गए एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए और फाइनेंस के लिए। मुख्य तौर पे ये 3 अधिकार जो बड़े अधिकार हैं, वो उनको दे दिया गया और विदेश मामला और रक्षा मंत्रालय का मामला, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में मेन फोकस रह गया। तो स्कॉटिश पार्लियामेंट अपना अलग एक एक्ट करता है, वो काम करता है, वो स्कॉटलैंड के बारे में सोचता है, उनके लिए प्लान करता है चीज़ों को और जो सहायता उनको केंद्र से चाहिए होती है एक तरीके से मान लीजिए, तो वो ब्रिटिश पार्लियामेंट उनको देता है। और यहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स में वो सारे जो एमपीज़ स्कॉटलैंड के हैं, वो आकर के एसएनपी एमपीज़ के तौर पे आके बैठते हैं, चूँकि वो यहाँ भी बैठते हैं और वो वहाँ भी बैठते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर इनका 99 से चल रहा है। 2014 में एक अलग देश की मांग हुई जो उनकी सफल नहीं हुई। अब ये है कि चूंकि इनका अपना एक अलग पार्लियामेंट है, अपना फिनांस ये अलग देखते हैं, अपना हेल्थ अलग देखते हैं, अपना एजुकेशन अलग देखते हैं। स्कॉटिश एजुकेशन भी सिस्टम थोड़ा सा इंग्लैंड से अलग है। तो अब इनकी लगातार ये मांग उठती रहती है बीच बीच में कि हमको अलग कर दो, हमको देश अलग दे दो और उसमें मुख्य आधार इनका ये है, धर्म नहीं है, आज की तारीख में धर्म नहीं है, आज की तारीख में मुख्य आधार इनका भाषा है। जो वो कहते नहीं हैं कि हमको भाषा के आधार पे दे दो, लेकिन आप फ़ील करेंगे जो भी थोड़ा-सा अ, अपने को वो जो लोग समझते हैं और थोड़ा-सा इंग्लैंड की तुलना में स्कॉटिश अपने को ना अपर समझते हैं। मतलब अगर आप मैं सीधे शब्दों में कहूँ, तो वो अपने आप को थोड़ा-सा अपर समझते हैं कि हम ऊपरी लोग हैं, मतलब अपने को सवर्ण समझते हैं वो इनकी तुलना में। और वो इनसे मतलब एक तो यही गोरे होते हैं और वो इनसे भी ज़्यादा गोरे गोरे होते हैं। तो ये स्थिति है। तो वो अपने आप को थोड़ा सवर्ण समझते हैं और वो
कहते नहीं है, लेकिन मुख्य तौर पे वो भाषा के आधार पर अलग होना चाहते हैं। और वो कहते हैं, देखिए उनकी आबादी कितनी है, उनकी आबादी 55 लाख। तो 55 लाख की आबादी, छोटा सा मुल्क, वो चाहते हैं कि भाई हमको अलग कर दो और हम अपना व्यवस्था करें, हम अपना देश चलाएं। ये उनका मतलब धर्म के आधार पे तो नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म तो क्रिश्चियनिटी है, तो उसके आधार पे तो नहीं हो सकता। अब सवाल आता है हमजा यूसुफ का, कि हमजा यूसुफ क्या करेंगे। तो हमजा यूसुफ दरअसल क्या है कि लगातार अलग देश की मांग को, वो स्कॉटिश जो मांग है उसको सपोर्ट करते रहे जब से वो पॉलिटिक्स में आए। यंग हैं, जब भी पिछले 10-12 सालों से जब से वो पॉलिटिक्स में हैं, तब से वो लगातार इस बात को हवा देते रहे कि हाँ, अलग देश होना चाहिए, अलग देश होना चाहिए, अलग देश होना चाहिए। उनके पूर्वज आए थे, उनके पूर्वज ब्रिटेन में आए थे, उनके पूर्वज स्कॉटलैंड में नहीं आए होंगे। जैसे ऋषि सुनक आज प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के, तो उनके पूर्वज इंग्लैंड में नहीं आए थे, उनके पूर्वज ब्रिटेन में आए थे। और वो इस बात को बहुत जोर देकर कहते हैं। जब ये पूरी बातचीत जब दोबारा शुरू हुई, हमजा यूसुफ जैसे ही फर्स्ट मिनिस्टर बने, उन्होंने सीधे सीधे फोन किया ऋषि सुनक को और कहा कि हम रेफरेंडम चाहते हैं। और ऋषि सुनक ने बिल्कुल स्ट्रेट मना किया, बोले कि मतलब अगर मैं हिंदी में इसको समझाऊं तो उन्होंने कहा कि हमजा, आप हमारे स्टैंड को बखूबी जानते हैं, हम इसकी मान्यता नहीं दे सकते। ठीक है। अब परिस्थिति यह है कि क्या वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को के लॉ को या उसको धता दिखा करके, उसको जंप करके, क्या वो रेफरेंडम की तरफ जाएंगे, जो कि कुछ कुछ अधिकारों के हिसाब से कर सकते हैं। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं तो हिंदुस्तान में कई राज्यों में जनगणना के नाम पर सर्वे हो रहे हैं ना। भाई कह रहे हैं कि वो जनगणना, जनगणना तो उनको करा ही नहीं सकते। जनगणना तो संवैधानिक तौर पे और 1998 के एक्ट के तौर पे भी क्लियर है कि जनगणना एक्ट ही कहता है कि नहीं जी, सॉरी 48 के 1948 के एक्ट के तहत कि जनगणना केंद्र सरकार के अधीन है। तो केंद्र सरकार के अधीन होते हुए बिहार की सरकार आज की तारीख में कराने जा रही है, सर्वे करा रही वो है, भी जातीय जनगणना चल रही है। जातीय जनगणना। तो आज की परिस्थिति ये है कि स्कॉटलैंड में वो चाहे तो रेफरेंडम करा सकते हैं, उनके अपने कुछ अधिकार होंगे, कुछ सर्वे करा, जैसे आपने सर्वे का जिक्र किया, तो बीच बीच में सर्वे के नाम पे आप रेफरेंडम करा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या परिस्थिति है। लेकिन जिसको हम जनमत संग्रह कहते हैं, वो संवैधानिक तौर पे आप नहीं करा सकते जब तक ब्रिटिश पार्लियामेंट उसको अप्रूव नहीं करेगा। और उनका जो है हमजा यूसुफ का, तो हमजा यूसुफ की पूरी पॉलिसी अगर आप देखें आलो, तो वो इस्लामिक कंट्री की तरफ है, अगर मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो। और ये एक ठीक है, वो उनका धर्म है, हर किसी का एक धर्म होता है, तो धर्म उनका है तो उसको हम माने और उसकी इज्जत करें, वो कोई समस्या नहीं है। लेकिन और उनका वोट बैंक भी वही है। इन लोगों के साथ, ब्रिटिशर्स के साथ क्या है, यूरोप में अगर आप देखोगे तो खास तौर पर ब्रिटेन के साथ कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो कुछ बहुत बुरी चीज़ें हैं। बहुत बुरी चीज़ें क्या हैं, ये क्या करते हैं कि मानवाधिकार के नाम पर ना असाइलम बहुत इनके लोग बढ़ते जाए। असाइलम सीकर्स जो हैं बहुत हैं ब्रिटेन में। और ब्रिटेन में अगर आप तुलना करेंगे तो स्कॉटलैंड में तो बहुत ही ज़्यादा है। अब सोचिए कि 55 लाख की आबादी में 15 लाख तो असाइलम सीकर्स हैं, जो आप मान लीजिए और ज्यादातर मुझे पता चला है कि वो पाकिस्तानी है उसमें। पाकिस्तानी तो हैं ही, पाकिस्तानी के अलावा दूसरे मुस्लिम कंट्रियों से भी आए हुए लोग हैं। इवन अफ्रीका के जो मुस्लिम कंट्रियों से आए हुए लोग हैं, वो भी यहाँ पे हैं। आप चाहे वो लेबनान हो, सीरिया हो, इराक हो, यहाँ के लोग आए हैं। इस बार थोड़ा सा यूक्रेन को लेकर के कुछ लोग आए हैं, लेकिन अब देखिए यूक्रेन के लोग ज़्यादातर इंग्लैंड में आ गए। यूक्रेन से जो भागे वो कुछ वेल्स में आए, ज़्यादातर इंग्लैंड में आए। उनको स्कॉटलैंड में उतनी जगह नहीं मिली। क्यों नहीं मिली भाई? जब आप एक तरीके से मानवाधिकार की बात करते हैं, तो आप उनको भी जगह दीजिए ना। लेकिन नहीं, तो आप वहाँ क्या है कि कुछ लोगों का समूह बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से काम करता है और इसमें स्पष्ट तौर पे समझना चाहिए कि बाहरी शक्तियों की वजह से काम करता है। थोड़ा-सा अंग्रेज़ों के साथ क्या दिक्कत है कि ये आराम पसंदी लोग, काम तो अपना करते हैं बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन थोड़ा चूँकि इनको परेशानियाँ नहीं है ना, इनका देश बहुत तरक्की कर रहा है, इनका देश वो सिस्टम में है,
ये जिस जो हम लोग यहाँ कहते हैं ना कि लोड मत लो, तो ये लोड नहीं लेते हैं। ये बहुत ही कूल तरीके से रहते हैं। तो उसमें उस परिस्थिति में बाहर की शक्तियाँ इन पर हस्तक्षेप इन पे करती रहती हैं, दबाव डालती रहती हैं। और उसका परिणाम ये है कि इनके भीतर थोड़े-थोड़े ये टूट की बातें अब होने लगी हैं। तो ये बड़ा आने वाले दिनों में इनके लिए बहुत बड़ा संकट का कारण होने वाला है ये। तो क्या स्कॉटलैंड के जो लोग हैं, जो मेजॉरिटी लोग हैं, वो तो ईसाई धर्म से ताल्लुक रखते हैं। क्या वो अगर उनको अगर ये नज़र आता है कि ये इस्लामिक राष्ट्र की तरफ ले जा रहे हैं या इस्लामिक रूल की तरफ ले जा रहे हैं, तो क्या वो हमज़ा यूसुफ को सपोर्ट करेंगे बिल्कुल नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंस के मामले में? बिल्कुल नहीं करेंगे आलोक। और देखिए जैसे ही हमज़ा फर्स्ट मिनिस्टर बने, तो उनका धर्म है, उन्होंने एक नमाज़ पढ़ी और नमाज़ उन्होंने अपने दफ्तर में पढ़ी। कुछ मौलवी लोग जो यहाँ थे, जो मस्जिदों में रहे होंगे, उनको बुलाया और लेकर गए और उन्होंने पढ़ा। बहुत अच्छी बात है। भई उर्दू में शपथ लेते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। आप जहाँ कहीं भी हों अपने धर्म को लेकर के क्लियर हैं। ऋषि सुनक भी दिवाली में दिए जलाते हैं ना भई, तो होली खेलते हैं। वो हिंदू हैं और वो गर्व से कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ। तो आप कुछ भी हों, आप अपने धर्म के लिए बहुत अच्छी चीज़ रखते हैं। लेकिन जैसे ही आप ऑफ़िशियल चीज़ों में उसको दिखाने लगते हैं, तो वहाँ लोग सचेत होना शुरू हो जाते हैं। मैं अभी कुछ स्कॉटिश पार्टी के कुछ बड़े नेता हैं, जो मेरे साथ बातचीत उनकी लगातार होती रहती है। इस घटना के बाद जब हमने एक दिन बात की उनसे, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल साफ शब्दों में कि हम अलग देश तो चाहते हैं, लेकिन हम अलग इस्लामिक कंट्री नहीं चाहते हैं। अगर इस तरफ ये बढ़ेंगे तो फिर हमें इनका विरोध करना पड़ेगा। जबकि वो लोग उनके समर्थक हैं। अब देखिए दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है आलोक कि यहाँ पर जो मैं बार-बार असाइलम सीकर्स की बात कह रहा हूँ ना, बड़ा वोट बैंक है। और वो वोट बैंक में अगर एक बड़ा तबका चाहेगा, तो वो असर डाल सकता है ना। भई 45 लाख 55 मतलब 55 लाख में से 15 लाख लोग हैं। चलो उसमें से 15 लाख लोगों में से 7-8 लाख तो वोटर होंगे। तो वो तो कई सीटों पर असर डालेंगे बिल्कुल, और वो बिल्कुल। एक रेफरेंडम में एक बड़ा इम्पैक्ट होगा ना, क्योंकि वो उनके फ़ेवर में वो जाएगा। तो वो परिस्थितियाँ इनकी थोड़ी स्कॉटलैंड में अलग हैं। तो स्कॉटलैंड में अगर ये माँग करेंगे और वहाँ की जनता को ये समझ में आ जाएगा कि इस्लामिक कंट्री के आधार पे ये अलग माँग करेंगे या कल को इस्लामिक कंट्री में तब्दील होने लगेगा, तब मुश्किल होगी। और एक चीज़ और है हमज़ा का एक सबसे हमारे लिए मतलब हिंदुस्तान के लिए हमज़ा का सबसे नेगेटिव पॉइंट ये है कि वो एंटी हिंदू तो हैं ही, एंटी इंडिया भी है। अच्छा, मैं अभी उस पर आता हूँ। अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर वो इस्लामिक मतलब इस्लामिक तौर-तरीके की तरफ बढ़ेंगे वहाँ पे, प्रॉब्लम होगी, चलिए ठीक है। लेकिन जो उनकी पार्टी है, स्कॉटिश नेशनल पार्टी, वो सेम सेक्स मैरिज को सपोर्ट करती है, ये ऑन रिकॉर्ड है। और इस्लाम में सेम सेक्स मैरिज तो बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल उसे बैन कर दिया गया है कि बिल्कुल उस पर बात ही नहीं की जाती। तो क्या जब अगर ये उसको सपोर्ट करेंगे तो क्या उनकी कम्युनिटी के भीतर विरोध की आवाज़ें नहीं उठेंगी? या फिर ऐसा हुआ कि नहीं चलो एक मुसलमान के हाथों में ताकत आ रही है तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं इस चीज़ को? देखिए, दोनों चीज़ें हैं। जैसे मैंने कहा कि वहाँ के नेता अगर इस बात को कहते हैं कि हम इस्लामिक कंट्री के तौर पर स्कॉटलैंड अलग नहीं होने देंगे या हमको संभावना भी लगेगी कि इस आधार पे है तो फिर हम विरोध करेंगे। ठीक उसी तरीके से ये है कि जो आपने बात कही, हमें लगता है कि सत्ता हाथ में आएगी तो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे ये। इनको कॉम्प्रोमाइज़ करने में प्रॉब्लम नहीं है। और हमें लगता है कि किसी को भी नहीं होना चाहिए आलोक। अगर सत्ता उनको उस तरीके से मिल रही है, देखिए, एक होता है विचार और एक होता है आपके आपकी कार्यप्रणाली कि आपके विचार क्या हैं और आपके काम करने के तरीके क्या हैं। तो आप आपके विचार में वो चीज़ गलत है और आपके काम करने के तरीके में अगर कॉम्प्रोमाइज़ करके आपको सत्ता मिल रही है, तो हमको लगता है कि ये लोग जाएँगे और ये बिल्कुल जाएँगे। ये इनका विरोध इसलिए नहीं होगा कि इस्लाम में सेम सेक्स मैरिज की अनुमति नहीं है और इसलिए हम उसका विरोध कर दें और हम छोड़ देंगे। सत्ता मिल रही है भई। एक देश देखिए क्या होगा, पूरी दुनिया में इस्लामिक कंट्री के अलावा अगर मान लीजिए मैं एक भविष्य की बात करता हूँ। सपोज़ मान लीजिए कि 2024 में रेफ़रेंडम हो जाता है। अलग देश के लिए स्कॉटलैंड के लोग उसको चुन लेते हैं। तो उस देश का प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा? उस देश के प्राइम मिनिस्टर तो हमज़ा यूसुफ ही बनेंगे, क्योंकि आज वो फर्स्ट मिनिस्टर हैं, ताकत उन्हीं के पास है।
हमारे यहाँ वह दुनिया की मीडिया उनको एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर ही तो कहने लगती है। हालांकि फर्स्ट मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर नहीं कहना चाहिए, उसको चीफ मिनिस्टर कहना तो चाहिए। चीफ मिनिस्टर लेकिन टाइप, हाँ चीफ मिनिस्टर। हाँ, लेकिन वो एक मुख्य तौर पे तो वो कल को बनेंगे। तो अगर कल को हमजा यूसुफ स्कॉटलैंड मतलब अलग देश स्कॉटलैंड के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो इस्लामिक कंट्री के बाहर ये पहला मुल्क होगा ना जिसमें कोई मुसलमान प्राइम मिनिस्टर बनेगा या प्रमुख बनेगा। अगर ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं, तो ऐसा नहीं है ना कि भारत से बाहर ये कोई पहला मुल्क है। भाई नेपाल तो है ना, जहाँ हिंदू प्रधानमंत्री है, या रहा है, या आते रहा है। तो सवाल ये उठता है कि लेकिन ब्रिटेन में ऋषि सुनक एक हिंदू प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के लिए तो पहली बार हुआ, लेकिन मुसलमान के तौर पे देखा जाए तो कोई मुस्लिम लीडर पहली बार किसी इस्लामिक कंट्री से बाहर जाकर के मुखिया बनेगा, तो वो क्यों नहीं होने देंगे और वो क्यों नहीं चाहेंगे? तो एक बार फिर से हिंदू और मुसलमान अब ब्रिटेन में भी आमने सामने रहेंगे, तो ऋषि सुनक के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती बनने जा रहे हैं हमजा यूसुफ? बहुत बड़ी चुनौती है ये। देखिए, अब आने वाले दिनों में यहाँ भी चुनाव है। जनवरी 2025 से पहले यहाँ भी सरकार बननी है, यानी चुनाव हो जाना है। तो मान लीजिए कि दिसंबर जनवरी तक तो यहाँ भी 2025 में चुनाव होंगे, या अगले साल नवंबर दिसंबर में भी हो सकते हैं, जब चीज़ें यहाँ होंगी। थोड़ा सा हमारे यहाँ की लोकतंत्र और यहाँ की डेमोक्रेसी में फ़र्क ये है कि यहाँ पर हर सीट पर कैंडिडेट के लिए फाइट शुरू हो जाती है। जैसे अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा, एक खबर आई कि जो यहाँ के गृह मंत्री हैं, उनकी जो सीट है, उस सीट के लिए कुछ और कंटेंडर्स उन्हीं की पार्टी के लोग वहाँ पे तैयार थे। तो उनको वो हरा करके मतलब एक आपसी सर्वे होता है, चुनाव होता है, जिसमें वो वहाँ पे कैंडिडेट के तौर पे वो जीत गई। तो मतलब अगले बार जब चुनाव होगा, आम चुनाव, तो वहाँ पर वो वही कैंडिडेट होंगे। हमारे यहाँ की तरह नहीं है कि कोई भी एकदम लास्ट मोमेंट पे टिकट चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी और फिर डेट्स आ गया और तब टिकट बंट रहे हैं और चुनाव कैंडिडेट। यहाँ पहले से तय हो जाएगा, क्योंकि उनको क्षेत्र में काम करना होता है, उनको जाना होता है, लोगों से मिलना होता है, अपनी बात कहनी होती है। तो कैंडिडेचर्स पहले से तय होने शुरू हो जाएंगे। तो 2025 से पहले, अभी देखिए, जब बोरिस जॉनसन की सरकार थी और उन पर जो भी आरोप लगे, उसके बाद लिज ट्रस आई, जो भी उनकी 40 दिनों की सरकार रही, 50 दिनों की, उस सरकार से लेकर के एक तरीके से ये माना जा रहा था कि जो टोरी लीडर्स, यानी जो कंजर्वेटिव पार्टी है यहाँ पर जो भी सत्ता में, वो नीचे आएगी और लेबर पार्टी आने वाले चुनाव में आगे आएगी, क्योंकि उनकी लीड बहुत ज़्यादा थी। फिर एक सर्वे जब कंजर्वेटिव पार्टी ने आपस में कराया, तो उन्होंने कहा कि कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से एक ही चेहरा है जो स्ट्रेमर को, यानी जो लेबर पार्टी के लीडर हैं, उनको फाइट दे सकता है, वो चेहरा है ऋषि सुनक का। इसीलिए आपने देखा होगा कि चुनाव लिज ट्रस बनी, लेकिन कुछ ही दिनों में फिर उनको जाना पड़ा और फिर आखिरी दौर तक नहीं पहुंचा वो चुनाव, और बीच में ये फैसला हो गया कि ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बनेंगे। अब वो मार्जिन कम हुआ है। अभी आप देखिए, जब लिज थी प्राइम मिनिस्टर यहाँ, उस वक्त लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के दोनों लीडरों के बीच की फाइट में करीब 20% का फर्क था, जो दिखता था कि सर्वे जब भी बीच बीच में आते थे तो। अब वो 10% तक आ गया है। अभी भी लेबर पार्टी लीड पे है, लेकिन अब वो मार्जिन बहुत तेजी से ऋषि सुनक कवर कर रहे हैं। तो ऋषि सुनक के लिए दो तरह की फाइट है। एक तो ब्रिटेन में अपनी सत्ता की फाइट है कि भाई उनको अपनी सत्ता बचाए रखनी है। भाई 2 साल अगर वो प्रधानमंत्री रहते हैं ब्रिटेन के, उसके बाद चुनाव में जाते हैं, तो उनके लिए बड़ी चुनौती है ना कि अपनी सरकार को दोबारा वापस यहाँ ले आए। और पूरी दुनिया में जिस तरीके से वैश्विक मंदी है, उसमें उसकी स्थिति आप देख रहे हैं। रिसेशन का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप एक सर्कल आप देखेंगे, अगर मैं 50 देशों की बात करूँ जो बड़े देश हैं, 50 नहीं 25 ही बात कर लीजिए, यूरोप के कुछ देश बात कर लीजिए, अमेरिका कर लीजिए, भारत, चीन, जापान, इन लोगों की बात कर लीजिए, तो 2023 में सबसे ज़्यादा रिसेशन की अगर संभावना इकोनॉमिस्ट बताते हैं, तो वो ब्रिटेन में बताते हैं, इन सारे देशों में, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, कनाडा हो, चाइना, सब मिला के मैं बात कर रहा हूँ।
तो उस परिस्थिति में एक तो आपकी फाइट रिसेशन से बाहर निकलने की है, दूसरी फाइट आपको महंगाई कंट्रोल करने की है, तीसरी फाइट यहाँ का एनएचएस जो सिस्टम है हेल्थ सर्विस उसको कंट्रोल करने की है, चौथी फाइट आपकी सरकार को दोबारा वापस लाने की इन सब आधार पर, और एक अलग फाइट अब शुरू हो जाएगी स्कॉटलैंड की। तो ऋषि सुनक के लिए बहुत आसान नहीं होगा, और इस तरीके से अगर वो चीज़ों को कर पाए और जीत पाए तो फिर उनके लिए अगला भी टर्म बहुत आसान हो जाएगा। तो इसलिए वो बहुत गंभीरता से इस बात को वो देख रहे हैं। इसमें बहुत बड़ा फैक्टर होगा इंडियंस का भी, कि जो यहाँ हैं ब्रिटेन में वो किस तरीके से एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, उसमें कितना समुदाय समर्थन देता है ऋषि सुनक को। और ऋषि सुनक की कुछ पॉलिसीज, मतलब कोविड में उन्होंने जिस तरीके से अपने देश की इकोनॉमी संभाली है बतौर वित्त मंत्री, वो तो लाजवाब है। मतलब वो तो हर देश को सीखना चाहिए कि किस तरीके से चीजें संभाली जा सकती हैं। महंगाई भले और ही मुझे बढ़ी हो, लगता है कि वो उनके पीएम बनने में उसने बहुत बड़ा प्लस पॉइंट निभाया है बहुत उस बड़ा चीज में। फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है। मतलब हर किसी के घर में पैसे पहुंचा देना, जो कि हिंदुस्तान में हम लोग यही बात करते हैं ना कि कोविड में चीजें हुई, और कोविड में जो वहां भी हुआ है, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80 करोड़ जो कह रहे हैं, चलिए 80 करोड़ नहीं हो, 50 करोड़ लोगों के भी घर में आज तक मुफ्त अनाज जा रहा है, तो ये भी एक बड़ा है ना। अब राजनीति आप चाहे कुछ भी करते रहिए, बहुत बड़ी बात है, वो बिल्कुल मुफ्त बिल्कुल अनाज तो आपको देखना पड़ेगा, तो उसका फैक्टर है। बिल्कुल। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर काउंसिल टैक्स में आपको छूट बिजली बिल के आधार पे मिलने लगा। जैसे कुछ एक रकम फिक्स हो गई कि 1 साल तक आपको हर महीने पैसा आपके खाते में आ जाता है, आपके बिल के खाते में, वो बिजली बिल में से वो पैसा आ जाता है। जो भी मतलब प्राइवेट नौकरी भी जो करते थे, उनको भी सरकार ने पैसा दिया। भाई जो कंपनियां थी, जो रजिस्टर्ड कंपनियां थी, उन कंपनियों को सीधा ईमेल सरकार की तरफ चला गया कि भाई आप किसी को हटाएंगे नहीं, आप सैलरी कट डाउन करेंगे और वो सैलरी हम देंगे। तो मतलब तो लोगों वो पर कोई फर्क नहीं पड़ा, उनको उतने ही लोगों पैसे को मिलते फर्क रहे। नहीं, बिल्कुल। तो वो एक फैक्टर है, तो उस फैक्टर की वजह से उनको समर्थन मिलेगा। लेकिन बहुत सारी चीजें, चूंकि चुनाव नजदीक आता है तो उस वक्त क्या बैठता है, उस बीच में हमजा अपने राग अलापेंगे, अपनी तान अलग खींचेंगे, स्कॉटलैंड किस दिशा में जाता है। अब ये जरूर होगा। अच्छा, इस पूरे उसमें ब्रिटिश राज परिवार की कोई भूमिका नहीं होगी जो स्कॉटलैंड चाह रहा है, या इनकी तरफ से कुछ नहीं किया जाएगा? नहीं, होगी, भूमिका होगी, उनकी उनकी भूमिका होगी, लेकिन उनकी भूमिका देखिए क्या है कि अब ये स्टैंप के तौर पे है। वो सारे फैसले उन तक जाते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। भाई प्रधानमंत्री का की नियुक्ति वहीं होगी, वहाँ बर्खास्त होगा तो इस्तीफा वहीं होगा, सब कुछ वहीं से तय होगा। लेकिन वो एक तरीके से जैसे हमारे देश में अब राष्ट्रपति की स्थिति है, उसी तरीके से यहाँ राज परिवार की स्थिति है। और ब्रिटेन में क्या है कि किंग के लिए भी बड़ी चुनौती है ना भाई। हम्म। इतने सालों तक, 50 सालों से ज़्यादा समय तक रहने के एलिजाबेथ बाद, रही। एलिजाबेथ के बाद अब जो एक एक तरीके से ये पूरा सिस्टम बना है, अब किंग किंग बने हैं, तो अब इस किंग के लिए भी बड़ी चुनौती है इनके लिए। तो मतलब होता है ना कि सिर मुड़ाते ओले पड़े, तो इनके लिए भी है कि भाई आपका साम्राज्य इतना बड़ा था, आप अब इसमें से टूटेगा तो इनकी भी तो चीजें बिल्कुल बिगड़। बिल्कुल और बिल्कुल अभी तो आने बिल्कुल। वाले अगले ही महीने तो इनका आधिकारिक जो ये सत्ता कॉरोनेशन पर होना है। बैठेंगे। हाँ। तो वो तो होना है, तो मई में होगा, तो उसकी सर अब मैं तैयारियां जरा चल रही हैं। इसको सर मैं जरा इसको भारत के एंगल से लेकर आता हूं कि अगर स्कॉटलैंड, चलिए मतलब हम तो उससे हजारों किलोमीटर दूर बैठे हैं यहाँ पे, स्कॉटलैंड अगर अलग देश बन गया, ब्रिटेन से अलग हो गया, तो उसका कुछ फायदा नुकसान इंडिया को होगा क्या? कुछ ऐसा है? देखिए, मतलब इंडिया पे क्या असर पड़ेगा इसका? मुख्य तौर पे देखिए तो भारत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, आप अलग देश बन रहे हैं तो हमको नहीं लगता। लेकिन जो भारतीय हैं उन पर असर पड़ेगा। अब आप कहिएगा कि भारत पर नहीं पड़ रहा है सर, भारतीय पे कैसे पड़ रहा है? तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, चाहे वो एजुकेशन के लिए या नौकरी के लिए या अलग अलग चीज़ों पे अपने कारोबार के लिए अलग मुल्कों में जाते हैं। उसमें
ब्रिटेन में आते हैं। वो आज की तारीख में स्कॉटलैंड तो स्पेशली नहीं जाते हैं, वो ब्रिटेन में आते हैं। लेकिन स्कॉटलैंड फोकस करके भी बहुत सारे लोग आते हैं कि उनकी चाहे पढ़ाई के लिए हो या जैसे दो बड़े शहर जो वहाँ हैं, ग्लासगो और एडिनबरा, तो इस दोनों शहर में वो जाते हैं और अपने कारोबार के लिए जाते हैं, अपने डेवलपमेंट के लिए जाते हैं, विकास के लिए जाते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 50% से ज़्यादा भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग ग्लासगो में होती है। अच्छा, ये मुझे हाँ, बात पता नहीं थी। हाँ, मैं बता रहा हूँ। तो वहाँ पे बहुत सारे मतलब वहाँ के सबसे बड़े होटेलियर हैं, उनसे मेरी जान-पहचान पिछले दिनों हुई है ग्लासगो में, वो गोपालगंज के हैं। अरे! तो मेरे ही इलाके के हैं। आप ही के इलाके के हैं। तो अब वो स्थिति ये है कि वहाँ पर तो वो पूरी परिस्थिति बदलेगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि भारत पे अगर आप देखिए, तो अब जैसे मान लीजिए कि मैं जिनकी बात कर रहा हूँ और हाँ, आश्चर्य आपको ये भी होगा कि वो आपके हमनाम हैं। तो अच्छा, हाँ, तो उसमें अगर मान लीजिए कि एक एक आलोक इंडिया में बैठ कर के पत्रकारिता कर रहे हैं, एक आलोक स्कॉटलैंड में आके होटेलियर बन गए और अ, आप दोनों एक-दूसरे को नहीं जानते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना, आप पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन उन्होंने आकर के यहाँ पे योगदान दिया और उन्होंने अगर आकर के 100-200 लोगों को रोज़गार दिया और वो हिंदुस्तान से कुछ लोगों को ले आए रोज़गार के लिए, ये सारी परिस्थितियाँ तो बदली ना। हुँ, ये चीज़ें तो बदली। तो मेरे कहने का मतलब है कि वो बदलाव ज़रूर होगा, क्योंकि अगर वो एक अलग मुल्क होता है तो उसके बाद उस मुल्क की पॉलिसी भारत के लिए कैसी होगी? ये एक मतलब भविष्य का विषय है, तो इस पे आज कहना बहुत कठिन है। और ज़ाहिर-सी बात है, अगर वो वहाँ हमज़ा यूसुफ बैठे रहेंगे तब तो भारत के लिए बहुत अच्छा तो बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन हमज़ा यूसुफ भारत के लिए हमेशा तो प्रॉब्लम बैठ के ही होगा। रहेंगे। हाँ, हाँ, और तो लेकिन वो जब तक भी हाँ, बैठे रहें, तो भारत के लिए भी दिक्कत है, भारत के लोगों बहुत के लिए भी दिक्कत वहाँ दिक्कत है फिर तो। वहाँ जो लोग हैं उनके लिए ज़्यादा दिक्कत है। जो लोग वहाँ भारतीय हैं, उनके लिए दिक्कत और मतलब यहाँ तो पचासों साल से लोग हैं ना। स्कॉटलैंड आप ग्लासगो में जाइए तो ग्लासगो के जितने बड़े डॉक्टर्स हैं, मतलब जो जिनके आप घर देखेंगे तो आपको जयपुर के राजघराने याद आ जाएँगे। वो सारे भारतीय हैं। वो उस तरीके के आप बड़े-बड़े बिज़नेसमैन देखिए, उसमें भारतीयों का पूरा वर्चस्व है। लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से वहाँ पर मुस्लिम कंट्री से आए हुए लोगों ने अपना दबदबा बढ़ाया है, और वो अगर देखिए एक चीज़ और होती है आलोक, अगर वो दबदबा बढ़ा रहे हैं और डेवलपमेंट में बढ़ा रहे हैं ना, तो जस्टिफाइड है भाई, आप आइए, आप करिए, आप विकास करिए ना। आप अच्छे डॉक्टर बन के सेवा करिए, आप अच्छे बिज़नेसमैन बन के सेवा करिए, आप अच्छी कंपनी खोल के सेवा करिए। लेकिन आप दूसरे को नुकसान पहुँचा करके और आप ये कह रहे हैं कि हम एक बेहतर अ, देश बनाने की स्कॉटलैंड कोशिश करें। बनाएँगे। और एक बड़ा फैक्टर एक और है, जिसको हम लोग बातचीत में भूल रहे हैं, वो ये है कि हमज़ा को समर्थन देने वालों में खालिस्तानी सोच के लोग भी होंगे। क्योंकि बिल्कुल। स्कॉटलैंड हुँ, में हुँ। स्कॉटलैंड में इनका भी बड़ा तबका है। भाई ब्रिटेन में क्रिश्चियन के बाद अगर हिंदू तो उतने नहीं है भाई, अगर सिख को देखेंगे, सिख समुदाय समुदाय बहुत ज़्यादा है, मुस्लिम समुदाय है, सिख समुदाय है, सिख समुदाय काफ़ी अच्छी तादाद में है, स्कॉटलैंड में काफ़ी अच्छी तादाद में है। लेकिन स्कॉटलैंड में जिस तरीके से सिख समुदाय है, उसमें से अगर मैं अतिशयोक्ति के साथ नहीं बात कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि 70% लोग ऐसे होंगे जो अलग खालिस्तान वाले लोग, 30% सिख ऐसे होंगे जो भारत के पक्ष में होंगे, वो अलग देश की मांग करने वाले नहीं होंगे। तो क्या है, मेंटालिटी अलग है ना, चाहे वो हमज़ा यूसुफ के परिवार से आए हुए लोग हों या वो खालिस्तान अलग मांग करने वाले लोग हों, तो वो जब लोग आकर के एक जगह इकट्ठा हुए हैं तो अलग देश की मांग तो करेंगे ही। हुँ, हुँ, ये तो होगा, ये तो होगा। तो वो फैक्टर है। ब थैंक यू अनुरंजन जी कि आपने इतने विस्तार से इतनी सारी चीज़ों को समझाया और बहुत क्लियरली समझ में आ गया कि चल क्या रहा है या भविष्य में जो फॉरवर्ड लुकिंग हम जिसे कहते हैं, वो क्या हो सकता है। तो मुझे लगता है कि दर्शकों को काफ़ी कुछ पता चला होगा और जिन लोगों का संबंध इससे है, स्कॉटलैंड से है, जिन इंडियंस का, अगर वो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनको भी एक आइडिया लगेगा कि भई गाड़ी जो है वो किधर ले जानी है। किधर बहुत-बहुत ले जाना है। शुक्रिया सर आपका। धन्यवाद, धन्यवाद।